अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और लाइफ बहुत मज़े में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खानदानियाल, सीए फाइनलिस्ट, योर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर उम्मीद करता हूँ आपकी लाइफ बहुत मज़े में चल रही होगी और बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। सर आज का जो हमारा एजेंडा है वो क्या है वो देखते हैं। सर आज का हमारा एजेंडा है कि ग्रोथ। सर हमारा एजेंडा ये नहीं है सर, चीज़ें गलत लिखा हुआ है। सर हमारा एजेंडा आज सिस्टम ऑफ ट्रेड क्या है, सिस्टम ऑफ ट्रेड। सही है। आज हम मनी को पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली वो दूसरे प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी ना, उसमें से कॉपी पेस्ट किया था, तो वो एजेंडा वहीं का रहेगा। खैर सर, क्या कहते हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ ट्रेड कि आज से आज अगर आप गांव में चले, मतलब आज से आप 100 साल पहले, 2000 साल पहले पीछे चले जाए, वो पत्थरों के दौर में, तो पहले ट्रेड कैसे होती थी, पहले तिजारत कैसे होती थी। तो सर सबसे पहला जो सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम था। सर बार्टर सिस्टम क्या सिस्टम होता है जिसमें आपके पास कोई मनी नहीं होती थी, कोई कॉइन्स नहीं होते थे, कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने के लिए कोई चीज नहीं होती थी, बल्कि क्या होता था, एक चीज के बदले में दूसरी चीज खरीदते हैं। सर ये ट्रांजेक्शन आज भी होती है, आज भी होती है। आपने ऐसा नहीं देखा दुकानदारों में, देखा होगा भाई यार तू मेरा सूट भेज दियो, मैं तेरा सूट भेज दूंगा मार्केट में। ऐसा भी होता है सर, ये बार्टर ट्रांजेक्शन कहलाती है। समझ आ रही है, एक दूसरे को पैसे नहीं देते, बल्कि क्या होता है, आप एक दूसरे की चीज को बाय करते हैं पैसों के बिना। जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता उसको कहते हैं बार्टर ट्रांजेक्शन। सर आप सेकंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग में पढ़ेंगे कि कंपनी शेयर इशू करती है, उसके बदले में लोग क्या कहते हैं, बिल्डिंग ले लेती है, फर्नीचर ले लेती है, प्लांट मशीनरी ले लेती है, ये सारी चीजें परचेज कर लेती है। तो बार्टर सिस्टम को अगर मैं बात करूं, बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम कुछ भी नहीं है। बार्टर सिस्टम का मतलब है कि चार्ज चेंजिंग, मतलब एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज फॉर अदर गुड्स, मतलब एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स लेना चाहिए। सर बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। सर पहली प्रॉब्लम क्या होती थी, लैक ऑफ डबल को इंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। सर मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास गाय है, उसने, उसके पास दूध निकला, उसने बोला यार ये दूध बेच के दूध बेचूंगा और अंडे लूंगा। सर अब मुझे ढूंढना पड़ेगा दूध अंडे, जिसके पास अंडे होंगे, पहले उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा। फिर ये भी ढूंढना पड़ेगा, क्या कहते हैं सर, उसको दूध की वांट है या नहीं है, उसको दूध की तलब है या नहीं है। समझ आई, वो दूध चाहता है खरीदना या नहीं चाहता। तो सर क्या होगा, सर यहाँ पे आपको मतलब दो लोगों की वांट्स को एक साथ मैच होना लाजमी है। सर यहाँ पे ये लैक करता है। समझ आ रही है, जरूरी नहीं है कि मैं अगर दूध मांग रहा हूँ, मुझे दूध चाहिए, और सॉरी मुझे दूध बेचना हो, मुझे अंडे चाहिए, तो कोई मेरे दूध यूं ही आके खरीद लेगा। मुश्किल होती थी ढूंढने में। समझ आ रही है, क्योंकि मुझे वो बंदा तलाश करना पड़ता था जो मेरा दूध खरीदे और उसके बदले में मुझे मेरी डिजायर गुड्स दे दे। तो सर क्या होता है, लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। आ रही है या नहीं आ रही भाई? सर लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंट मुझसे समझ आया। सर मेरे पास है, क्या कहते हैं, मेरे पास है गाड़ी। सही है, मेरे पास गाड़ी, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वो गाड़ी कोई क्या कहते हैं, खरीद ले और बदले में मुझे जहाज दे दे। तो सर पहले तो मुझे एक सा बंदा देखना पड़ेगा जिसके पास जहाज हो। सही है, और फिर मुझे उसको पास ये देखना पड़ेगा कि उसको गाड़ी चाहिए या नहीं चाहिए। सही है, अगर उसको गाड़ी चाहिए होगी तो वो अपना जहाज मेरे साथ एक्सचेंज कर लेगा। तो सर एक्सचेंज ऑफ टू गुड्स, एक्सचेंज ऑफ टू गुड्स, समझ आ रही है बात? इसी तरीके से लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिसाइड रेट ऑफ एक्सचेंज। सर आप वही मिसाल लेते हैं दूध वाले की। सर वो दूध वाले के पास गया और गाय वाला दूध लेके अंडे वाले के पास गया जिसके पास मुर्गियां थी। उसने बोला ला भाई, ये क्या कहते हैं, एक मुझसे एक बाल्टी दूध ले ले, इसके बदले में मुझे दो अंडे दे दे। बोल रहा यार तुम एक बाल्टी दूध दोगे और मैं तुम्हें बदले में दो अंडे दे दूं, ये बात समझ नहीं आ रही। मैं एक अंडा दूंगा, मेरी मुर्गी बहुत महंगी है, मेरे अंडे बहुत महंगे हैं, मेरे अंडे बहुत अच्छे हैं, बल्कि तुम ऐसा करो, तुम दो बाल्टी मुझे दूध दे दो और मैं तुम्हें एक अंडा दूंगा। सर यहाँ पर कोई स्टैंडर्डाइज रेट नहीं थे। सर जिसकी जो मर्जी होती थी वो चार्ज करता था, जिसकी जो मर्जी होती थी वो चार्ज करता था। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सही है सर। सर आगे बढ़ते हैं, सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर आगे कैसे बढ़ेंगे हम? आगे लिखा हुआ है इसमें, लैक ऑफ सेविंग एंड स्टोरिंग। सर मतलब अगर किसी के पास यहाँ पे पैसा तो था नहीं, कॉइन भी नहीं थे, गोल्ड भी नहीं था, तो लोग कैसे जमा करते थे पैसा? सर जिसके पास जो चीज होती थी वो उसको जमा करता था। अगर किसी के पास गाय भैंसे बहुत सारी है तो वो गाय भैंसे से जमा करता था। किसी के पास मुर्गियां बहुत सारी है तो वो मुर्गियां जमा करता था। किसी के पास गंदुम बहुत सारा था, वो गंदुम जमा करता था। एक चीज के बदले में दूसरी चीज बिकती थी। सर मिसाल के तौर पर सैलाब आया और सारी गंदुम बहा के ले गया। सर सैलाब आया, जलजला आया, सारी गाय बकरियां मर गई।
सर तो यहाँ पे आप स्टोर नहीं कर पाते थे, क्या स्टोर नहीं कर पाते थे, आप स्टोर नहीं कर पाते थे अपनी वेल्थ को, वेल्थ जमा नहीं कर सकते थे यहाँ पर। सर ये तीसरी बड़ी प्रॉब्लम थी। सर चौथी क्या है, लेक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। सर यहाँ पे गुड्स डिवाइड नहीं हो सकती। सर वही वाली एग्जांपल लेते हैं गाय वाली। सर गाय वाले के पास गाय है एक, उसने दूध बेचने की कोशिश करी, उसने बोला दूध बेच के अंडे खरीदूंगा, अंडे वाला मिल गया उसको और उसने बोला यार मुझे आपसे अंडे चाहिए, मेरा दूध ले लो। तो उसने बोला यार देखो मुझे अंडे मैं भेज दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है ना मुझे है ना गोश्त खाने का मन हो रहा है, मुझे किसका मन हो रहा है, गोश्त खाने का मन हो रहा है। तो तुम ऐसा करो अपनी गाय की टांग काट के दे दो। तो गाय की टांग काट के दे सकता हूँ मैं? सर गाय डिवाइड हो सकती है, डिविजिबल हो सकती है? नहीं हो सकती। सर यही सिस्टम है, यही सिस्टम है। उम्मीद करता हूँ आपको बार्टर सिस्टम समझ आएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मनी। बार्टर सिस्टम के बाद ये प्रॉब्लम फेस करने के बाद एक मनी का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। सर मनी क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं। सर मनी, सर मनी क्या होता है? सर मनी का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर मनी। सही है। एक ऐसी, एक ऐसा सिस्टम निकाल लिया, एक ऐसा मीडियम निकाल लिया जिसकी वजह से अगर मैं गुड्स एक दूसरे को साथ ट्रांजेक्शन करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, तो उसके बदले में करूंगा। तो मनी की दो बड़ी टाइप्स होती है, एक कमोडिटी मनी होती है और एक फ्लैट मनी होती है। एक कमोडिटी मनी होती है, फ्लैट मनी होती है। सर कमोडिटी मनी और फ्लैट मनी में क्या फर्क है? सर कमोडिटी मनी, कमोडिटी जैसे कि आपने अकाउंटिंग में पढ़ा है ना, गुड्स, स्टॉक, मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री, एक ही चीज के चारों के, एक चीज क्या कहते हैं, चारों चीज एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, चार नाम है एक ही चीज के। सर इसी तरह से कमोडिटी भी गुड्स को ही वो करती है, रिप्रेजेंट करती है। कमोडिटी भी किसको रिप्रेजेंट करती है? फिजिकल गुड्स को, फिजिकल गुड्स को। समझ आ रही है? इकोनॉमिक्स की जो फिजिकल गुड्स होती हैं उसको कमोडिटी, कमोडिटी इसका दूसरा नाम है। तो कमोडिटी मनी होती थी, क्या मतलब सर? सर पहले जमाने में ऐसा होता था कि तेल के बदले में तिजारत होती थी, कि एक मुल्क तेल के मतलब अगर किसी मुल्क को कुछ चाहिए होता था वो तेल देता था उसको। समझ आ रही है? किसी जमाने में ऐसा भी होता था कि क्या कहते हैं, गाय भैंसों के बदले में वो होती थी, तिजारत होती थी। यानी कि पैसा नहीं चलता था, क्या चलता था, गाय भैंस देनी पड़ती थी आपको अगर कोई चीज मंगानी है तो। किसी जमाने में ऐसा भी हुआ था, क्या कहते हैं, गंदुम के बदले में, गंदुम, सही समझ आ रही है, गंदुम चावल के बदले में आप तिजारत करते थे, आपको गंदुम तिजारत देनी होती थी। सर यानी कि कोई भी फिजिकल चीज के बदले में अगर आप कोई एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स और सर्विस, तो सर उसको कहेंगे कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी में सब चीजें शामिल हो जाती है, सारी फिजिकल चीजें, गाय भैंसे बकरी दूध, सही है, गंदुम चावल सब्जी फल सब शामिल हो जाता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा दौर अच्छा हुआ। सही, ये बहुत पुराने दौर की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अभी की दौर की बात नहीं बता रहा, ये बहुत पुराने के दौर की बात है। सही, आप के पुराने, आप से पहले का दौर है ये। सर उससे उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर मटेलिक मनी का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। मटेलिक मनी का मतलब ये भी कमोडिटी मनी है, ये भी कमोडिटी मनी है, ये भी कोई ना कोई चीज चीज जिसको टच कर सकते हो आप। सही है। लेकिन मटेलिक क्या है, यानी कि गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर आया, गोल्ड और सिल्वर आया। सर अब तिजारत किसके लिए होने लगी? गोल्ड और सिल्वर। सर वो अशरफियां, देनार, सर इसके थ्रू तिजारत होने लगी। फिर दौर थोड़ा अच्छा हुआ। समझ आ रही है बात? फिर थोड़ा सा दौर और जदीद हुआ, थोड़ा सा दौर और जदीद हुआ। पेपर मनी आई, 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 जिसको बोलते हैं कॉमोडिटी बैक मनी, कॉमोडिटी बैक मनी। तो वहां पर क्या करती थी हुकूमत? हुकूमत बोलती थी अगर मैंने 1 लाख के नोट छापे हैं तो मेरे पास 2 लाख या 5 लाख के कम से कम गोल्ड भी पड़ा हुआ होना चाहिए। कॉमोडिटी बैक मनी मतलब बैक में क्या होती थी, कॉमोडिटी होती थी, यानी कि पेपर, पेपर मनी जरूर होती थी लेकिन इतनी लेवल पे नहीं छापते थे पेपर मनी को। लेकिन ज्यादा जो गवर्नमेंट का रिजर्व होता था, स्टेट का रिजर्व होता था, वो किसमें होता था? वो गोल्ड के ऊपर होता था, सिल्वर के ऊपर होता था। बात समझ आ रही है? सर इसको बोलते हैं कॉमोडिटी बैक मनी, यानी कि पेपर मनी मार्केट में है, लेकिन उसके पीछे गवर्नमेंट के पास क्या पड़ा हुआ है? सर गोल्ड पड़ा हुआ है, गोल्ड के स्टैंडर्ड पड़े हुए हैं। समझ आ रही है? इसकी वजह से फिर सर ये भी खत्म हुआ। फिर कौन सा सिस्टम आया? फिर आया क्या, फ्लैट मनी का कॉन्सेप्ट। फ्लैट मनी का कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉमोडिटी मनी और फ्लैट मनी में जमीन आसमान का फर्क है। फ्लैट मनी में क्या आता है, कॉमोडिटी मनी का मतलब क्या है, हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब, ये जो कॉमोडिटी मनी की मैंने बात करी है, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें क्या, इनकी अपनी कोई कीमत है। गाय की अपनी कोई कीमत है, गोल्ड की अपनी कोई कीमत है, सिल्वर की कोई अपनी कीमत है। बात समझ आ रही है? इनकी अपनी भी कीमत है, इनकी अपनी भी कीमत है। और जो फ्लैट मनी है उसकी अपनी कीमत नहीं होती, कागज की कोई कीमत
नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, ये 100 रुपए का नोट है भाई, इसकी कीमत कितनी है, 100 रुपए। सर ये 50 रुपए का नोट है भाई, ये कितनी कीमत है इसकी, 50 रुपए। सर ये 5,000 का नोट है भाई, इसकी कितनी कीमत है, 5,000 रुपए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक है सर। सर फ्लैट सर फ्लैट मनी में दो टाइप की मनी आती है, एक पेपर मनी आती है, एक बैंक मनी आती है। सर पेपर मनी जैसे आपके पाकिस्तान में 5,000 का नोट, 1,000 का नोट, 500 का नोट चलता है, इसी को कहते हैं। सर बैंक मनी का मतलब ये है, सर ये जो दौर है ये आपका है और मेरा है, समझ आ रही है। ये 2,000 का दौर है जिसमें ये मनी चल रही है, जिसमें पेपर मनी भी चल रही है और बैंक मनी भी चल रही है। बैंक मनी का मतलब है एटीएम कार्ड, इजी पैसा, जैश कैश। सर ये वाला। सर आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कहते हैं, अभी आप लोगों के पास तो चलो फिर भी कैश होगा, लेकिन जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप एटीएम लेके घूमेंगे, कैश लेके नहीं घूमेंगे, समझ आ रही है। तो सर अब ऐसा दौर आ रहा है, ऐसा दौर आ रहा है, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद ऐसा दौर आ जाएगा कि कागज की मनी भी खत्म हो जाएगी, बल्कि कौन सी मनी चलेगी, बैंक मनी चलेगी। और सर बैंक मनी भी खत्म हो जाएगी, कौन सी मनी चलेगी, माइक्रो फाइनेंस वाली मनी चलेगी, सर क्रिप्टो चलेगी। सर वो दौर भी आ रहा है सर, इधर एक चार्ट वन आई गया, अगले आज से 10 साल 15 साल बाद एक क्रिप्टो करेंसी भी आ गई, बिटकॉइन भी आ गया, समझ आ रही है। ये डिजिटल करेंसी जो आ रही है, समझ आ रही है बात, लेकिन ये बैंक मनी में फॉल करेंगे, समझ आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो मनी सिस्टम ऑफ ट्रेड मतलब ट्रेडिंग कितने तरीके से हो सकती थी पहले, दो तरीके, मतलब एक्सचेंज करने के गुड्स को आपस में, एक था बाटा सिस्टम, एक था मनी सिस्टम। बाटा सिस्टम में क्या होता है, एक चीज के बदले में दूसरी चीज आपको लेनी होती है, एक चीज के बदले में दूसरी चीज आपको देनी होती है। और बाटा सिस्टम में बहुत सारी चीजें खराबियां थी कि आप स्टोर नहीं कर सकते मनी को, आप क्या कहते हैं, कोई स्टैंडर्डाइज रेट नहीं होता, हर कोई अपनी चीज को महंगी बेचता है। सर दूसरा, क्या कहते हैं, आपको पहले वो बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको आपकी गुड़ की तलब हो, जो आपकी गुड़ खरीदना चाहता हो, और वो बंदा वही होना चाहिए जो आपको गुड़ चाहिए, वो बंदा हो, समझ आ रही है। जैसे मुझे मुझे चाहिए मिर्ची, या मिर्ची चाहिए, हरी मिर्ची चाहिए। सर मैं हरी मिर्ची खरीदने के लिए जा रहा हूँ, मुझे मेरे पास है दूध, तो मैं देखूंगा कि किसके पास दूध, किसको दूध की जरूरत है, और उस बंदे को जिसको दूध की जरूरत है क्या उसके पास मिर्ची है, तो मिर्ची होगी तो मैं एक्सचेंज कर पाऊंगा। ठीक है सर, ये मुश्किल होता था करना। तो ये बाटा सिस्टम की कुछ खराबियां थी। फिर मनी में आए, मनी में क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सही है। मनी था एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्या है, आप इसमें गुड्स ट्रांसफर करते हो कैसे, आप गुड्स ट्रांसफर करते हो मनी के लिए, मनी में भी दो मेन टाइप्स है, एक कमोडिटी मनी है और एक फ्लैट मनी है। कमोडिटी मनी का मतलब जो भी फिजिकल चीजें जो टच कर सकते हैं उसके थ्रू अगर एक्सचेंज हो रही है गुड्स और सर्विस, तो उसको कमोडिटी मनी कहेंगे। यानी कि मटेलिक मनी यानी कि गोल्ड और सिल्वर के बदले में लोग आप तिजारत करते थे, तो उसको कहेंगे मटेलिक मनी। फिर आया कॉन्सेप्ट कमोडिटी बैक मनी, यानी कि फिर कागज का पेपर आया, लेकिन उसके पीछे भी कौन था, गोल्ड या सिल्वर था। ठीक है सर। फिर आया फिलेट मनी। सर अच्छा, कॉमोडिटी मनी की कोई ना कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी कि उसकी कोई अपनी वैल्यू होती है। सर फिलेट मनी की कोई अपनी कीमत नहीं होती, बल्कि गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक इसकी कोई ना कोई कीमत सेट करनी पड़ती है। इसी तरीके से पेपर मनी आई। पेपर मनी क्या होती है सर, जो आपने देखी है, हमने देखी है, सही है सर। और बैंक मनी क्या होती है सर, एटीएम, इजी पैसा, जैज कैश, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन जैसे भी होती है, क्रिप्टो, बाइनेंस, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी की सारी चीजें सर होती हैं बैंक मनी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर मनी फंक्शन, सर मनी का फंक्शन क्या है, ये देखते हैं अब। मनी का फंक्शन क्या है? सर जो प्रॉब्लम आपको बार्टर सिस्टम में फेस करनी पड़ी थी ना, वही मनी के फंक्शन होंगे। मतलब मनी इस्तेमाल कैसे होती है, मनी के यूजेस क्या है, ठीक है सर। सर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इफ नो ट्रेड इज बेटर देन, मतलब बोला है बार्टर सिस्टम इज बेटर देन नो ट्रेड। क्या, अगर आप तिजारत ही ना करो, ये बहुत ही गलत बात है। आप तिजारत कर लो कैसे, बार्टर सिस्टम के थ्रू। बार्टर सिस्टम का मतलब समझ आइए, एक चीज के बदले में दूसरी चीज दूंगा। ठीक है सर। तो सर मनी फंक्शन में क्या है, सर बार्टर सिस्टम में आप क्या करते थे, एक दूसरी चीज, एक एक्सचेंज करने के लिए एक गुड के बदले में दूसरी गुड खरीदते थे। तो मनी का फंक्शन सबसे बड़ा क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मिला है, समझ आ रही है। सर एक जरिया मिला आपको एक्सचेंज करने का, एक स्टैंडर्ड जरिया मिला, समझ आ रही है, समझ आ रही है बात। आपको एक स्टैंडर्ड जरिया मिला, आप किसी भी कंट्री में जाके आप मनी दिखाकर आप क्या कर सकते हो, आप चीजों को खरीद और सेल कर सकते हो, खरीदो फरोख्त कर सकते हो।
इसी तरह से यूनिट ऑफ अकाउंट, सर यहाँ पे हर किसी को मनी जब से आई है, मनी मनी की वजह से हर किसी को एक वैल्यू असाइन कर सकते हो, मनी की वजह से हर किसी को एक वैल्यू असाइन कर सकते हो। सर अगर वैल्यू असाइन कर दी है तो आपको ये पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि इसकी क्या कीमत है। सर वो याद आ रही है गाय वाली मिसाल, जो बोल रहा था भाई मेरा एक बाल्टी दूध ले लो और 2 अंडे दे दो मुझे बदले में, तो अंडे वाले ने बोला नहीं नहीं मेरे अंडे तो बहुत अच्छे हैं, तुम एक अंडा दूंगा बल्कि तुम 2 बाल्टी दूध दोगे। तो सर कोई स्टैंडर्डाइज रेट नहीं था, एक्सचेंज रेट नहीं था। तो यून हर यहाँ मनी की वजह से क्या हुआ, मनी का फंक्शन क्या है, वो हर किसी को एक नंबर असाइन कर देता है, यार ये 5 रुपए की है, यार ये 100 रुपए की है, यार 1 लाख रुपए की है, यार 10 लाख रुपए की है। बात समझ आ रही है। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, सर यहाँ पे पॉसिबल हो जाता है आप वैल्यू मैनेज करना, ठीक है सर। सर आगे, सर स्टेट ऑफ वैल्यू, अच्छा सॉरी स्टोर ऑफ वैल्यू और वेल्थ। सर यहाँ पे पैसा जमा करना बहुत ही आसान है, जैसे आप कर देखते होंगे, आपके वालिदैन करते होंगे, आप करते होंगे जमा, तो मनी पेपर मनी है तो उसकी वजह से भी यार पैसा जमा करना आसान है। सर पहले लोग पैसे जमा करते थे तो लोग सर अगर नेचुरल डिजास्टर्स आते थे तो उसकी वजह से क्या होता था, सर उसकी वजह से सर वो सारी चीजें जो उनकी जमा पूंजी है खत्म हो जाती है। समझ आ रही है बात, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, सर अगर आपको किसी को मतलब आज आज आपने किसी से बंदे से 1 लाख रुपए उधार लिए और आपने बोला यार 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल बाद दे दूंगा, तो सर जो 1 साल बाद दे दूंगा इसको कहते हैं डेफर पेमेंट, इसको क्या कहते हैं, डेफर पेमेंट। उम्मीद करता हूँ डेफर पेमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आपको। यानी कि आज मैं किसी से पैसे ले लूँ और उसको बदले में बाद में कुछ अरसे बाद दूं तो उसको कहते हैं डेफर पेमेंट। तो सर यहाँ पे डेफर पेमेंट एक कर सकते हो, आप कर सकते हो, सही है सर, यहाँ पे पॉसिबल है। सर आपने बोला उसको कि भाई यार 1 लाख रुपए दे दे, मैं तुझे ना 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद तुझे 1 लाख रुपए वापसी कर दूंगा, सही है सर। सर ये थे फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी। सर लेकिन ये फंक्शंस ऑफ मनी इफेक्ट करते हैं इन्फ्लेशन रेट से। अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा सर, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है मनी के, ये फंक्शंस है मनी के, सर ये सारे के सारे जाया हो जाएंगे। क्या मतलब, सर जब अगर चीजों की प्राइस ही स्टेबल नहीं है चीजों की प्राइस ही स्टेबल नहीं है, रोजाना चीजें बढ़ रही है, रोजाना चीजें ऊपर नीचे हो रही है। जिम्बाब्वे एक मुल्क है जिसमें इन्फ्लेशन बहुत हुआ था, समझ आ रही है। सर वहां पे कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर आप एक गाड़ी में सफर कर रहे हो तो जब गाड़ी में चढ़े हो तो किराया कुछ और था और गाड़ी से उतरे हो तो किराया कुछ और था। सर वहां पे मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई थी, मनी सप्लाई बहुत ही ज्यादा हो गई थी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी, मनी सप्लाई बहुत ही ज्यादा हो गई थी। तो सर क्या हुआ उस मुल्क में, सर उस मुल्क के लोगों ने बोला यार अभी मैंने ये सोचा था कि 10 रुपए किराया लगेगा, मिसाल दे रहा हूँ, तो सर जब उतरा तो उसने बोला 15 रुपए किराया। उसने बोला यार ये क्या सीन है। तो सर लोगों का मनी की तरफ, मनी से विश्वास, बिलीव खत्म हो गया, भरोसा खत्म हो गया है। वो इसको एक्सचेंज एज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स कंसीडर करने के लिए मुतमईन नहीं थे। उन्होंने बोला यार मनी के अलावा कुछ और करेंगे, समझ आ रही है, मनी नहीं खरीदेंगे क्योंकि यार मुल्क की बेड़ा गड़क हो गया है, समझ आ रही है बात। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है जरिए एक्सचेंज करने का। सर लोगों का इस जरिए से भरोसा उठ गया था, क्योंकि सर आए दिन रोजमर्रा डेली बेसिस पे, डेली आवर बेसिस पे सर प्राइसेस चेंज हो रही थी, सर प्राइसेस चेंज हो रही थी। सर पहला ऑब्जेक्टिव भाड़ में गया, सर बर्बाद हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव यूनिट ऑफ अकाउंट, सर मैंने सोचा था कि एक एप्पल की कीमत 100 रुपए होगी, मैं घर गया वापसी 100 रुपए लेकर आया तो बेटा तो सर एप्पल की कीमत 150 रुपए हो गई। सर इतनी महंगाई हो गई, सर कोई मतलब स्टैंडर्डाइज रेट ही नहीं है। बात समझ आ रही है। सर मैंने पैसे जमा करे साल लगा के 1 लाख रुपए, सर आज उसकी कीमत हो गई है 10,000 रुपए, उससे 10,000 का सामान आ सकता है जो मैक्सिमम। बात समझ आ रही है। 1 लाख रुपए फिजिकली दिखने में जरूर है मेरे पास, लेकिन उससे जो मैं परचेजिंग पावर है, मेरी परचेजिंग पावर अब आपको समझ आ गया होगा, परचेजिंग पावर वो 10,000 रुपए की है मेरी अभी तक, ठीक है। तो मैं पैसे जमा करके क्या करूंगा, फायदा नहीं है मेरा। सर मुझे, मैंने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिए, मैंने किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए, मैंने बोला यार 1 साल बाद दे देगा। सर वो 1 साल बाद लेने आया, मुझे 1 साल बाद देने आया, सर अब इन्फ्लेशन डबल हो गया, इन्फ्लेशन डबल हो गया, 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए इन्फ्लेशन पे मतलब इन्फ्लेशन डबल हो गया। तो उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए, सर दिखने में वो 1 लाख रुपए हैं लेकिन मुझे मिले कितने, 50,000 रुपए मिले। सर क्या मैं अपना नुकसान करवाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं भाई नहीं। तो सर अगर फंक्शंस ऑफ मनी के सारे फंक्शन तबाह और बर्बाद हो जाएंगे अगर इन्फ्लेशन होगा, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो सर मनी सप्लाई को भी गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर रोल ऑफ मनी, क्या मनी के रोल है। सर जैसे कि हमने देखा कुछ इकोनॉमिक्स क्लासिकल होते हैं यानी कि जो एडम स्मिथ को मानते हैं,
कुछ कीन्स होते हैं और कुछ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स होते हैं। सर तीनों की अपनी अपनी राय है, देखते हैं क्या है। देखियो भाई, क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि मनी के इंक्रीज होने डिक्रीज होने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ जीडीपी में, एग्रीगेट डिमांड में। क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, वो बादशाह वाले एग्जांपल याद करो, उसने कहा था कि सप्लाई बढ़ा दो तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है ना, वो सप्लाई साइड अप्रोच को यूज करता है। जो किन्स वाले ना, वो डिमांड साइड अप्रोच को यूज करते हैं। और हमने देखा था कि बाकी अगर सप्लाई दोनों जगह बढ़ाए, केस में भी और क्लासिकल में भी, तो क्या सब जीडीपी बढ़ती है? नहीं बढ़ती, हमने देखा था। और अगर सप्लाई को दोनों जगह कम करे तो यह जीडीपी कम होती है, हमने देखा था, जब भी कुछ का फर्क नहीं पड़ता। क्लासिकल में फर्क पड़ता है, केस में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने ये देखा कि अगर डिमांड में चेंज आए, डिमांड में दोनों जगह चेंज आए, केस में या क्लासिकल में, तो सर जीडीपी बढ़ती भी और कम भी होती है। सही, और उसकी वजह से जनरल प्राइस लेवल पे भी इफेक्ट आता है। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर इंक्रीज, क्लासिकल इकोनॉमिक्स कह रहे हैं कि इंक्रीज हो जाती है एफिशिएंसी ऑफ मार्केट। सर तिजारत करना आसान हो जाती है, सर बिजनेस करना आसान हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स करना आसान हो जाता है मनी की वजह से। लेकिन सर मनी इफेक्ट नहीं करती किसको? एग्रीगेट डिमांड को और जीडीपी को। सर ये क्लासिकल लोग थे, सर ये क्लासिकल लोग थे एडम स्मिथ वाले। सर इनकी अप्रोच गलत है या सही है? सर इकोनॉमिक्स में कोई चीज गलत सही नहीं होती, क्योंकि सर इकोनॉमिक्स साइंस नहीं है, आर्ट्स है। ठीक है सर। सर ये लोग न्यूट्रल थे मनी के लिहाज से। फिर कीन्स अप्रोच आई। कीन्स ने कहा कि भाई मनी कैन यूज टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड एंड जीडीपी। बोले मनी यूज कर सकता है एग्रीगेट डिमांड और जीडीपी को। मैंने कहा था ना, मैक्रो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना है, चेंज करना है, तो क्या करूं? एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दूं या कम कर दूं? सही है। मैक्रो इक्विलिब्रियम किसकी वजह से चेंज होगा? या तो एग्रीगेट डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट होता है या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए। गवर्नमेंट के दो हाथ है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, एक फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की वजह से क्या करती है गवर्नमेंट? फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है किसको? एग्रीगेट डिमांड को। किसके जरिए? टैक्स सिस्टम के जरिए और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के जरिए। मॉनेटरी पॉलिसी में एग्रीगेट डिमांड को लोग गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है किसके जरिए? सर किसके जरिए? मनी सप्लाई के जरिए। मनी सप्लाई ज्यादा कर देगी तो सर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई कम कर देगी तो सर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। तो किन्स भाई कहते थे मनी कैन बी यूज टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड एंड जीडीपी। बोला भाई इन्फ्लुएंस कर सकती है मनी एग्रीगेट डिमांड और जीडीपी को। क्या मतलब? सर मेरे पास 100 रुपए है, मैं आज कितने रुपए खर्च करूंगा? 100 रुपए खर्च करूंगा। अगर मेरे पास 200 रुपए हो जाए तो मैं कितने खर्च करूंगा? 200 रुपए खर्च करूंगा। तो मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, वैसे डिमांड मेरी इंक्रीज हो रही है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। बस वो यही कहता है, बोलता होगी। ठीक है सर, बिल्कुल इसी तरीके से मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है बोल रहे हैं यार, मैं बात किन्स भाई, मैं आपकी बात को पूरा मानता हूँ। क्या कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मनी के इंक्रीज की वजह से एग्रीगेट डिमांड और जीडीपी इंक्रीज जरूर करेगी, लेकिन शॉर्ट रन में करेगी, शॉर्ट टाइम में करेगी, ना कि लॉन्ग रन में। समझ आ रही है क्या मतलब सर? सर मिसाल के तौर पे एक दुकानदार हूँ मैं, एक दुकानदार हूँ, और वहां पे 10-12 लोग ही रहते हैं। पहले वो लोग रोजाना आते थे कि 1,000 रुपए की वो करते थे, 1,000 रुपए की मतलब उनके पास होते थे रोजाना खर्च करने के लिए, वो 1,000 रुपए के मेरी दुकान से सामान लेके जाते थे। अज्यूम कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सर फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, क्या कहते हैं, ऐसा हुआ कि लोगों के पास पैसे बढ़ गए, पैसे आ गए, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। अब लोगों के पास 2,500 रुपये हो गए। तो लोगों ने कुछ देर तक तो खरीदा, कुछ देर तक मुझसे ज्यादा माल खरीदा। मैंने बोला यार लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया, क्यों ना आप सोचो मैं महंगाई कर दूं, है? अब मैं थोड़े से चीज़ों की प्राइस बढ़ा दूँ, हम लोग देने के लिए काबिल हैं। समझ आ रही है? तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी गुड की प्राइस को इंक्रीज करूँगा, मैं अपने गुड की प्राइस को इंक्रीज कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर मैंने एग्जाम्पल दी है, मोनिट क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी में भी ये पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है सर? क्या पढ़ाया है सर? उसमें मैंने ये पढ़ाया है कि अगर आपकी इकोनॉमी में एक सेब बेचने वाला और एक खरीदने वाला सेब, और दो सेब पाए जाता है, और इकोनॉमी में टोटल पैसे 50 सॉरी 50 रुपए, तो अगर जो जिसके पास 50 रुपए, वो 50 रुपए लेकर सेब वाले के पास जाएगा, उसको बोलेगा 2 सेब दे दो, तो 25-25 रुपए के खरीदेगा। सर अगर अगर इकोनॉमी में 100 रुपए होते तो उस सेब की कीमत, सर क्योंकि आउटपुट मनी से नहीं बढ़ता, ये क्वालिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी बताती है, फिशन इक्वेशन बताती है, ये आपको आगे जाके कनेक्ट हो रहा होगा। सर आउटपुट मनी के इंक्रीज से नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता, कंजम्पशन बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। सही है सर। अब मैं जो खर्चे कर रहा हूँ सर, क्या हो रहे हैं सर? 2 ही सेब खरीद रहा हूँ और क्वालिटी भी वही है, सब कुछ सेम है सर, लेकिन अब मैं कितने का खरीद रहा हूँ? 100, मतलब 50 रुपए का एक सेब, 100 रुपए इकोनॉमी में डील करते हैं। तो सर वो बोलता है भाई, मॉनेटरी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स कहते हैं यार देखो बात सुनो मेरी, ये जो क्या कहते हैं,
मनी सप्लाई से ना कुछ भी नहीं होता, मनी सप्लाई से सिर्फ क्या होता है, मनी सप्लाई से शॉर्ट रन में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन फिर दोबारा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। लॉन्ग रन में क्या इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अप्रोचेस और रोल समझ आ गए होंगे, और सब में थोड़ा थोड़ा जो फर्क है वो समझ आ गया होगा। किन्स कहता था, मतलब क्लासिकल कहते थे कि मनी का कोई इफेक्ट नहीं, न्यूट्रल है मनी। किन्स कहता था मनी का इफेक्ट है, एग्रीगेट डिमांड और जीडीपी बढ़ाने के काम आती है। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स कहते हैं हाँ भाई एग्रीगेट डिमांड और बढ़ाने के काम जरूर आती है, जीडीपी बढ़ाने के जरूर काम आती है, लेकिन शॉर्ट रन में आती है, लेकिन लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो थोड़ा सा और बढ़ते हैं सर। करेक्टरिस्टिक ऑफ मनी। सर मनी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, मनी में डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, और नॉन कॉन्फिटेबिलिटी होनी चाहिए। सर ये चार करेक्टरिस्टिक है मनी की। सर इसका मतलब क्या है, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? सर डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि भाई आप सिर्फ 5,000, 1,000, 2,000 के नोट ना छापो, बल्कि आप 1 रुपया, चवन्नी, अठन्नी भी छापो। अगर किसी को कोई चीज सस्ती चाहिए तो उनके पास वो हो, मनी हो उसके लिए, डिविजिबल हो मनी। समझ आ रही बात? सर अब ऐसा तो नहीं होगा ना 5,000 नोट फाड़ के दे दूं, ऐसा नहीं है इसका मतलब। डिविजिबल का मतलब ये वाला डिवाइड नहीं है, डिविजिबल मतलब है मनी छोटी में भी होनी चाहिए और लॉन्ग में भी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ आ गई होगी सर। और क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेबिलिटी। सर मनी को ट्रांस मतलब मनी एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सके। सर पैसा ट्रांसफर आराम से हो सकता है, बैंकिंग थ्रू, बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आराम से हो सकता है ये सारी चीजें। सर और सर मनी ऐसी होनी चाहिए जो चोरी ना हो सके या डुप्लीकेट ना हो सके। नॉन कॉन्फिडेबिलिटी का मतलब ये है कि मनी ऐसी होनी चाहिए कि मनी का जो पैसा छाप रहे हो आप, ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब एक स्टेट बैंक होना चाहिए, एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो पैसा छापे। ऐसा नहीं है कि आप क्या कहते हैं हर किसी को बोल दो भाई नोट छाप लो, और नकली नोट ना आए मार्केट में, नकली नोट ना आए मार्केट में। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो सर आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।